हेलो एंड वेलकम टू ओपीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आपके साथ में हूं फॉर यूपीएससी ईपीएफओ 2020-21। ओके, सॉरी फॉर द डिले, यू वर वर्किंग समवन। ओके, सेबी में आई थिंक जो सेबी में अकाउंटिंग था और इसमें अकाउंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है निलेश। दैट इज बिकॉज जो सेबी की अकाउंटिंग है वो बहुत प्रिसाइज थी, बट यूपीएससी बहुत ज़्यादा आई वुड से वो उनका सिलेबस जो डिस्क्रिप्शन था दैट वाज वे टू वेग। तो आई के नॉट से कि एग्जैक्टली जो आपने सेबी में पढ़ा था वो इतना सा था और वो स्पेशलाइज था, जबकि इनका है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड SEBI was a little brief as well as at the same time it was specialized. While general accounting principles is elaborated, it has a wider scope. Good evening everyone. चलो join in. और आज का टॉपिक इज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। एक ऐसा टॉपिक जिसमें आई थिंक कहीं ना कहीं एवरीबडी हैज अ ट्रबल बिकॉज once we start learning the higher levels we forget about the basics. गुड इवनिंग संचिता, क्लास स्टार्ट हो गई, चलिए शुरू करें। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। व्हेन वी टॉक अबाउट द कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, पता है ये तीन चीजें हैं, तीन भी नहीं, हाँ हमारे पास तीन आ जाएंगी। नंबर वन इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, नंबर टू इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड नंबर थ्री इज अकाउंटिंग अजम्पशंस। ये तीन चीजें चलती हैं। कंसेप्ट होते हैं इनका कुछ थ्योरी, इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए थे कि ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। उनमें से एक हमने किया था लास्ट क्लास के अंदर, दैट वाज रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस। एक चीज होती है कन्वेंशन, जो मार्केट में जो आप कह सकते हो व्हाट इज नॉर्मली डन इन द मार्केट, जो तरीका उस बिजनेस में उस मार्केट में जिसका इस्तेमाल होता है उसे वो कन्वेंशंस कहते हैं। और कुछ चीजें जो हम अज्यूम करके चलते हैं, assumptions. What do you mean by the assumptions there? assumption से मुझे हमेशा एक चीज याद रहती है, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है इकोनॉमिक्स में। कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, जो आपका डिमांड होता है और जो आपकी सप्लाई होती है, सॉरी डिमांड एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दे हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप। वैसे ही जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं वो कुछ चीज़ों को अज्यूम करते हैं कि वो स्टैटिक होकर चलेंगी, तो कुछ चीज़ों को जिन्हें वो स्टैटिक मानते हैं दे आर कॉल्ड अजम्पशंस। जो मार्केट में चलने वाली चीज़ें हैं विच इज नॉर्मली टेकन एज अ प्रैक्टिस, उसे वो बोलते हैं कन्वेंशन। और कंसेप्ट क्या हो गया, थ्योरेटिकल पोर्शन। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्लियरली डिफाइंस अबाउट द कैश, आपके पास पैसा जो आ रहा है वो उसके ऊपर ध्यान देते, जबकि अक्रूवल बोलता है जो पैसा आपका बन रहा है, वट एवर इज ड्यू इज ऑल्सो रिकॉर्डेड। दैट्स द डिफरेंस। Govind, you will be definitely fine. If you fight with the disease well, it is definitely not going to create a trouble. It's all about how strong are you as a person. Okay, now coming back. प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू गाइज नो। अब तो मैं एक महीना मानकर चलूंगी बिकॉज 9 डेज तो मे के हम काट के चलते हैं, ठीक है। इस एक महीने में यू कैन स्टिल प्रिपेयर एंड वर्क हार्डर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। 421 वैकेंसीज, मतलब कुछ भी नहीं है वैकेंसीज में अगर हम कंपटीशन के नाम पर बात करें। सो इस टाइम आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू नीड टू डू इज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द टेस्ट सीरीज हैव बीन लॉन्च 20 मार्च को हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी। दिस इज द नेक्स्ट सेट ऑफ टेस्ट सीरीज जो आप लोगों के लिए लॉन्च हुई थी। सो कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, कि अगर आप हमें टेस्ट नहीं दे रहे हैं बट एटलीस्ट अपनी टेस्टिंग पर वर्क करते रहना। दैट्स समथिंग जो एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होगा, मेक श्योर कि आप अपनी टेस्टिंग पर वर्क कर रहे हैं। ईपीएफओ की न्यू नोटिफिकेशन आ चुके हैं, दैट इज रिगार्डिंग कि आपको बॉल पॉइंट पेन साथ में कैरी करना है, और उसके साथ साथ क्या होगा, ओएमआर शीट के ऊपर आपको सारा वर्क करना है। तो आप अपना टाइमिंग, अपना पूरी मैनेजमेंट के बारे में सोच कर चलेगा, बिकॉज एज अ स्टूडेंट सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता, अपने आप को पेपर में मैनेज करना प्लस अपना टाइम मैनेज करना। स्ट्रेस और टाइम दोनों चीजें जब आपके हाथ में होती है ना, तो पूरा पेपर अपने हाथ में होता है। ओके, आई एम गेटिंग सो मेनी क्वेश्चंस एंड आउटस्टैंडिंग डिवेंचर, जो भी पेमेंट नहीं करी है दैट इज द अमाउंट ऑफ डिवेंचर। ओके, मनन आई थिंक आपको जनरल पर ध्यान जरूर देना चाहिए। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम दैट इज अंडर ब्रांच, योगेश वो कवर हुआ है ऑलरेडी। वो ना आप अगर मेरी ब्रांच की क्वेश्चंस देखेंगे ना आपको वहां मिल जाएगा। इफ वी रिसीव एन ऑर्डर,
वहां पर ना बेटा हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, जब हमें ऑर्डर मिलता है कोई पैसा नहीं मिला ना, दैट्स अ ट्रिक पॉइंट, दैट इज समथिंग विच आई कैन टेल यू। अगर मेरे पास ना ये जर्नल के अंदर कवर होगा बेटा, जर्नल में बाय चांस, ओके थिंक अबाउट दिस, जर्नल में हम नोट कर रहे हैं, अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट भी जोड़ सकती हूँ मैं एक, व्हेन द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि अगर मैंने ना कोई ऑर्डर प्लेस किया है, मैंने आपको ऑर्डर दिया कि मुझे आपसे 10,000 यूनिट्स चाहिए, अब 10,000 यूनिट्स का एक वर्बल ऑर्डर हुआ है, अब बताओ क्या मैं इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट कर सकती हूँ? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आकर बोलेगा कहाँ पैसे आए, पैसे गए, कुछ भी नहीं हुआ, क्या कर रहे हो? जब ऑर्डर प्लेस किया होता ना तब कुछ नहीं होता, अगर ऑर्डर प्लेस करने के साथ में वो आपको डिलीवर कर देता है गुड्स, तो जिस वक्त डिलीवर करेगा तब उसकी पेमेंट ड्यू हो जाती है। सो ये जो ऑर्डर प्लेसमेंट वाली होती है ना, ये हम नोट नहीं करते हैं। ओके, so now I hope this particular thing helps and this is related to the point of money measurement concept. Along with that, यहाँ पर आपका accrual concept भी आपको रोक देता है। Now, among the following which is not a subfield of accounting, subfields, this is also known as the various accounting branches. Accounts की बहुत सारी branches हैं, इनमें से कौन सी उसकी branch नहीं है? And the correct answer is bookkeeping. Why bookkeeping? क्योंकि bookkeeping आपका ना ओके अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, ये तीन चीजें हैं। अकाउंटेंसी के अंदर सबसे पहला सिर्फ चीजों को नोट करना है, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, वो बुक कीपिंग है। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल आ जाता है आपके पास, जो हो गया उसको एनालाइज तो करो। जब आप चीजों को एनालाइज करते हो दैट इज अकाउंटिंग। और समय के साथ बहुत अच्छा टाइम पीरियड बीत चुका है और आप बहुत सारी ना चीजों को नोट डाउन कर चुके हो, नाउ यू हैव इमेंस नॉलेज। When there is a huge amount of knowledge base, then it becomes accountancy. तो यहां पर आपको सिर्फ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, मतलब ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बोला गया था, बुक कीपिंग उसकी ब्रांच नहीं है, वो उसका एक हिस्सा है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इट, correct Anuj, there are so many branches that includes cost accounting, financial accounting, management accounting, taxation, then we have social responsibility and HR accounting. So these are all the different kinds of accounting that is followed. ओके चलें फिर अगली क्लास, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूज ऑफ एन एसेट बाय एन एंटरप्राइज इज कॉल्ड। सेवन ओ क्लॉक से पहले हो जाएगी, डोंट वरी। ओके गाइज बताइए, प्रोडक्शन लाइफ है, यूनिट लाइफ है, यूजफुल लाइफ है या फिर एक्सपेक्टेड लाइफ है? I've got two answers. One is by Abhijit, the second one is by Nitlesh. Right. Both of them have said useful life. Now, think about it. Production या similar units expected to be obtained from the use of an asset. एक asset हमें कितने समय तक अपनी प्रोडक्शन करके दे सकता है? मतलब अगर मैं कोई स्पेसिफिक मान लीजिए मैंने एक मशीनरी ली है, वो मशीनरी से एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गुड्स ही एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक इस्तेमाल होते हैं। तो जब वो एक ऐसी चीज़ की बात करता है बेटा, तो देन इट इज ऑलवेज अबाउट द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट प्रोडक्ट। वो कितने समय तक वो प्रोडक्ट आपका इस्तेमाल होता है, दैट इज हाउ वी डिफाइन द टर्म यूजफुल लाइफ। ओके नाउ कमिंग बैक, यूजफुल लाइफ का मतलब क्या होता है? ये वो पीरियड होता है जिसके लिए आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। ओके अगर मैं ये वाला पॉइंट करवा रही हूँ, उसके साथ में एक और पॉइंट पूछूं, मुझे बताइए हम डेप्रीसिएशन कब लगानी शुरू करते हैं? दैट्स द पॉइंट। डेप्रीसिएशन आप कब लगानी शुरू करते हैं? व्हेन द प्रोडक्ट इज रेडी टू यूज। दो डिफरेंट पॉइंट्स पूछ रही हूं, एक है रेडी टू यूज और एक है पुट टू यूज। अमंग द फॉलोइंग डेप्रीसिएशन कब लगता है? व्हेन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज पुट टू यूज और रेडी टू यूज।
नाउ दिस इज समथिंग जहां पर देखते हैं कितने आंसर सही और गलत आते हैं। एवरीबडी हु सिटिंग आउट देयर, जल्दी से सारे आंसर्स दीजिए। रेडी टू यूज और पुट टू यूज। रेडी टू यूज क्या होता है? अगर मेरे पास एक एसी है, अब वो एसी को मैंने पूरी तरह से इंस्टॉल कर दिया है, तो मैं तभी उसको डेप्रिसिएट कर सकती हूं, या फिर जब मैं उसको इन एक्चुअल बिजनेस में यूज करना शुरू कर दूं, तब जाकर ही मैं उस पर डेप्रिसिएशन बुक्स में यूज करती हूं। Depreciation is charged when the product is put to use. So the correct answer is actually put to use. कुछ लोगों ने यहाँ पर ready to use कहा था, but the correct answer is actually put to use. बहुत कम केसेस में होता है, और उस केसेस में ना हम लोग एक डेप्रिसिएशन का एक नोशनल डेप्रिसिएशन लगा देते हैं कि बहुत समय तक वो तैयार थी इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन हमने उतने टाइम तक उसको इस्तेमाल किया नहीं, तो हम ना जब उसको बुक वैल्यू के हिसाब से लेकर जाते हैं, बहुत रेयर केसेस में वी एक्चुअली फाइंड आउट द नोशनल डेप्रिसिएशन और उसकी आज की करंट वैल्यू निकालते हैं, अदरवाइज इट इज पुट टू यूज। ठीक है, वो बहुत हाई लेवल बात हो जाती है, उसकी कैलकुलेशन और पूरा वैल्यूएशन वाला जो सिस्टम है दैट इज लिटिल डिफरेंट। ओके, Now, fundamental accounting assumptions are, fundamental accounting assumptions कौन कौन से होते हैं? Number 1 is going concern, number 2 dual aspect, number 3 materiality, number 4 is business entity. Among the following कौन सा आपका fundamental accounting assumption है? Okay, going concern. ओके, डू यू नो ओवरऑल हमारी ये जो तीन जो हमारी अजम्पशंस है ना, फंडामेंटल अजम्पशंस तीन है। इफ यू लुक एट द एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी जब हमें डिफाइन करती है तो वो तीन को डिफाइन करती है। नंबर 1 इज जी, दैट इज गोइंग कंसर्न, सी कंसिस्टेंसी, एंड ए accrual concept. So these are the three assumptions, fundamental accounting assumptions. ये तीन है। अब इन तीनों में से वहां पर कौन सा वाला पॉइंट आपको दिख रहा है? That is going concern. Overall materiality एक कन्वेंशन है। Okay, चलिए, so that's the point. Fundamental accounting assumption, 1 is going concern, 2nd is consistency, and 3rd is accrual basis. Okay, everybody has their own way. I learned it at GCA, you guys learned it at CAG. अभिजीत दी, बहुत जगहों पर आपको ये एज प्रिंसिपल दिखेंगे, एंड द टर्म इज एक्चुअली प्रिंसिपल। कुछ जगहों पर ये सारे के सारे आपको एज प्रिंसिपल लिखे हुए ही मिलेंगे, बट जो अजम्पशंस हैं यही तीन मेन अजम्पशंस हैं। Next point, in case of downward revaluation of asset, which is the first time, which is for the first time revalued, dash account is debited. जब भी हम किसी स्पेसिफिक अकाउंट को डाउन वैल्यू कर रहे होते हैं रिवैल्यूएशन के टाइम पर, तो वहां पर क्या होता है? ओके, सिंस वहां पर हमारे पास रिवैल्यूएशन की जाती है, जो रिवैल्यूएशन है वहां पर, ओके, इट कैन बी ड्यू टू एनी रीजन। व्हेन वी टॉक अबाउट द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर किसी एसेट की वैल्यू कम हो रही है बेटा, तो वहां पर क्या होगा? इट कैन नॉट गो टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, इट कैन नॉट गो टू जेआर, इट कैन ओनली एंड ओनली गो टू P&L रिजर्व। द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली P&L, नॉट जनरल रिजर्व। इसके आंसर में सिंस आई वाज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, वहां पर मैंने आपको ना एक जो हम किसी भी एसेट की जब वैल्यू कम होती है, वो उसका बेसिक रीजन एक होता है डेप्रिसिएशन। सो यहाँ पर मैंने ना जर्नल एंट्री दे दी थी आपको, जब हम कोई भी एसेट की वैल्यू कम करते हैं तो क्या होता है, उसकी फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है दैट इज डेप्रिसिएशन टू मशीनरी।
ठीक है, अगर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी हुई तो डेप्रिसिएशन जो है वो आपका एक एक्सपेंस होता है जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर P&L के अंदर दिखता है ऑन द डेबिट साइड. सो व्हाट आई डिड वाज एक जर्नल एंट्री मैंने आपके लिए उसके रिगार्डिंग बता दी है, दैट इज P&L टू डेप्रिसिएशन. Whenever the value of a particular asset decreases, then it is taken to the P&L account. जब भी उसकी वैल्यू कम होती है तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, बिकॉज वो आपकी एक रेगुलर, जो आप बोल सकते हो ना, रेवेन्यू एक बन जाता है बेस्ड. क्योंकि उसे एक्सपेंडिचर तो क्या ही बोलूँ, क्योंकि वो फिर एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर की तरह बुक होगा. ठीक है, तो यू कैन नोट इट डाउन एज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर एंड समहाउ यू कैन टेक इट एज अ लॉस इवन. मीनिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न इज, जब हम बात करते हैं क्रेडिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न की, तो वो क्या है? इज इट क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस, ओपनिंग ऑफ द बिजनेस और कंटिन्यूटी? डेप्रिसिएशन, ओके. When we talk about depreciation coming on the asset side, you need to understand what particular thing are you talking about. आप जब एसेट का अकाउंट बनाते हो ना, जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो वो आपकी क्रेडिट साइड पर होती है. यहां पर आप जब एसेट परचेज करते हो तो वो टू बैंक बनता है, लेकिन जब उसकी वैल्यू कम होती जाती है तो वो बाय डेप्रिसिएशन करके कम होती है. सो अगर आप अकाउंटिंग की बात कर रहे हो, इट विल बी हेयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट. मीनिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न इज, गोइंग कंसर्न क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कहता है कि द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूज. what I remember from this point is men may come and men may go but the company continues. so वहां पर हम कंपनीज के केस में परपेचुअल सक्सेशन की बात करते हैं. सो जहां वहां पर तो खैर परपेचुअल सक्सेशन लग जाता है, लेकिन अकाउंटिंग भी ये मानकर चलता है जो इस साल का कैरेट डाउन होता है वो अगले साल हम आराम से ब्रॉड डाउन लेकर बैठ जाते हैं, ये सोचकर कि देखेगा कि अगर ये आज बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद हुई हैं ऑन 31st ऑफ मार्च, आज 1st ऑफ अप्रैल है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आगे ओपन अप हो चुकी है. ओके बेटा, जब आप एसेट बाय करते हैं तो वो टू बैंक आता है. नाउ द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट रिड्यूसेस. पहले आपके पास मान लो 60,000 का एसेट था, उसकी वैल्यू बाय 6,000 कम हुई है, तो आप क्या करोगे? वो 6,000 आप यहां पर डेप्रिशिएट कर दोगे. जब एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट साइड पर ऐड होता है, जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट साइड पर होगा. यस सलोनी, आज हमारा कॉमर्स के स्टूडेंट्स का हैप्पी न्यू ईयर है. दैट इज वी कैन कॉल इट द न्यू ईयर ऑफ अ कॉमर्स स्टूडेंट. दैट्स बिकॉज अल्टीमेटली यही वो दिन है जब हम सारी की सारी जो पिछले बार की 31st मार्च को बुक्स क्लोज की थी वो इस समय हम दोबारा खोलते हैं. नेक्स्ट ईयर से शुरू कर लेते हैं. ओके अच्छा, डिस्कस तो किया नहीं है क्वेश्चन. द क्वेश्चन जब हम गोइंग कंसर्न की बात कर रहे हैं तो उसका आंसर है कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, क्योंकि गोइंग कंसर्न को सिर्फ एक चीज से मतलब है, दैट इज कंटिन्यूटी. ओके, हैप्पी कमर्शियल न्यू ईयर. दैट इज आई थिंक व्हाट आई कैन से इज दिस इज द फाइनेंशियल ईयर. हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो आज से शुरू हो रहा है. अनदर सेशन. नाउ चलो अगला क्वेश्चन. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ कन्वेंशन. एक कन्वेंशन की बात आ गई. द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट. कंजर्वेटिज्म के बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी बात की थी. एज एन अकाउंट स्टूडेंट एंड समवन हु हैज बीन वर्किंग इन अ सीए फर्म एज वेल, तो वहां पर हमारे लिए 31st मार्च यूज्ड टू बी वेरी हैवी. तो 1st अप्रैल को कहीं ना कहीं हम थोड़ा चिल करते थे. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर डे एज सम आई वुड से अ डे वेयर वी यूज्ड टू रिलैक्स. The test explanation is available. अनुराग, what you can do is, आपने जो टेस्ट दिया ना उसके बाद आप सबमिट करने के बाद आपका जो आप उसको रिव्यू करोगे तो आपको आंसर साइड पर दिखेंगे along with that. एसेट, जब भी आपके एसेट्स होते हैं वो जब इस तरफ ब्रॉड डाउन होते हैं तो इस तरफ जब आपने डेप्रिसिएशन लगा दी वो इस साल का क्लोजिंग साइड पर चल जाता है, वो कैरेट डाउन हो जाते हैं.
नाउ द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट, ये पर्टिकुलर अकाउंट किसे लेता है? नंबर वन इज ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट लीव्स आउट प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स, ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स एंड लीव्स आउट प्रोस्पेक्टिव लॉसेस, ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स एंड प्रोस्पेक्टिव लॉसेस, और नन ऑफ द अबव. Yes, this is prudence concept. The other name of conservatism is prudence. समझदारी कह सकते हैं इसको. जब ओके इसको डरने से भी डिफाइन कर सकते हो और समझदारी से भी डिफाइन कर सकते हो. डरने से बताऊं तो हम अपने लॉसेस के लिए आज ही डर के पैसा बचाना शुरू कर देते हैं, बट हम ना आने वाला पैसा एंटिसिपेट करके नहीं बैठते, लेकिन जो आने वाला सामने खड़ा हुआ लॉस है ना उसके लिए तैयारी कर लेते हैं. हाउ डू वी डिफाइन दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन इज एंटिसिपेट द लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट्स. ठीक है, सो ये आएगा इसका आंसर एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली. दैट इज ए, ऑल पर्सपेक्टिव लॉसेस बट लीव्स आउट पर्सपेक्टिव प्रॉफिट्स. Okay, another question. Production of the factory had to stop for a week due to a labor strike. एक लेबर स्ट्राइक के कारण हमें प्रोडक्शन रोकनी पड़ी. द ओनर एस्टिमेटेड दैट द लॉस ऑफ प्रोडक्शन एंड द लाइकली लॉस ऑफ प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ द सिचुएशन. ही डायरेक्टेड द अकाउंटेंट टू रिकॉर्ड द लॉस इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स. एक आप कह सकते हो एक हफ्ते का उसने बोल दिया अपने अकाउंटेंट को कि लॉस ऑफ प्रॉफिट नोट कर लो. एक हफ्ते का अपना प्रॉफिट तो हुआ नहीं, मुनाफा तो हुआ नहीं, उसको लॉस बनाकर नोट कर लो. यहां पर अकाउंटेंट ने अग्री नहीं किया. विच प्रिंसिपल डायरेक्टेड हिम? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, और बोथ वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट एंड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को हम ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल भी कहते हैं. गौरव, इसकी एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है. ऐसा कौन सा हमारा स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है जो अकाउंटेंट को रोक रहा था? वो तो नोट कर सकता था लेकिन उसने नोट नहीं किया. वाई? गलत आंसर भी आ रहे हैं, सही आंसर्स भी आ रहे हैं. अच्छा एक बात बताओ, हाउ कैन आई एंटिसिपेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि वो एक हफ्ते में मेरा लॉस कितना हुआ था? इज इट रियली करेक्ट? प्रोविजन बनाना अलग बात होती है, लेकिन ये तो कह रहे लॉस बुक कर लो. वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट को हम यहां पर ना चाहकर भी यूज नहीं कर सकते, बिकॉज एक हफ्ते का हम कितना कमा लेते या कितना नहीं कमा लेते, कितना लॉस हो गया होता, उसको आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते हो. प्रॉब्लम यहां पर सिर्फ एक है बेटा, दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. पैसे में नहीं तोल पाओगे कितना और कैसे. बाकी सब हमारे लिए वेरीफाइबल इज नो डाउट अ पार्ट ऑफ इट, बट देन वो सेकेंडरी इशू है. मेन इशू तो मेरा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है. वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल. ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आप उस चीज के साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाओ, बट वो तो हम स्ट्राइक वाली चीजें तो प्रूव कर पाएंगे, बट द पॉइंट इज मनी मेजरमेंट के बेस पर आप उसे दे नहीं पाएंगे. अनुज यहां पर बात कर रहे हैं कि इन चीजों को आप इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं बता सकते हो. वेरीफाइबल इज ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल. क्या जो आप चीजें बुक्स में नोट कर रहे हो आपके पास उसके सपोर्टिंग प्रूफ्स हैं? अकाउंटिंग वाउचर्स इसके कारण बनाए जाते हैं कि क्या उस चीज को वेरीफाई करवा पाओगे. अगर आज सी आकर खड़ा हो जाए और बोले कि ये बताओ ये जो आपने 1 लाख रुपीस का एसेट बाय किया है उसका क्या, आप तभी दिखा पाओगे जब वहां पर आपके पास कोई प्रूफ होगा, जब आपके पास बिल होगा. वो आपका वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल की बात करता है. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. खैर यहां पर आंसर्स गलत भी आए, सही भी आए. अंकुश वैसे तो प्रोविजन बनाने की जरूरत तब पड़ती है जब आपको एक्चुअली वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स दिखती हैं. दिस इज वेयर आई नीड टू जस्टिफाई दैट. प्रोविजन और रिजर्व्स में भी ना बड़ा आई कैन से कि बहुत सिल्वर लाइनिंग का डिफरेंस है. प्रोविजन में पता होता है इतना पैसा जा सकता है. जब हम एक सर्टन अमाउंट सर्टन लायबिलिटी के लिए सोच के चल रहे होते हैं ना तो हम प्रोविजन बनाते हैं. जब आप डेप्रिसिएशन की प्रोविजन की बात करते हो, डेप्रिसिएशन की प्रोविजन हम साल के अंत में बनाते हैं. ठीक है, साल के अंत में उसके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बन जाता है. लेकिन हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर वी फाउंड आउट कि देयर वर चांसेस ऑफ मल्टीपल बैड डेट्स, क्यों हमें कहीं दिख गया, तो हम नॉर्मली इनको ईयर एंड के अंदर क्रिएट करके चल लेते हैं. प्रोविजन फॉर टैक्स हम ईयर एंड पे बनाते हैं. सो नॉर्मली यू विल फाइंड देयर आर मेनी प्रोविजंस व्हिच आर क्रिएटेड बाय द एंड ऑफ द ईयर.
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अक्रूवल कंसेप्ट इज बेस्ड अपॉन. Now this question was really interesting and important, but somehow the answer is there. Accrual concept किसके ऊपर बेस्ड होता है? चलो पता ही है तो बताओ किस पर बेस्ड होता है और क्यों? Accrual concept. If the answer was there, give me the reason why accrual concept is based upon the matching principle. Why? मैचिंग का मतलब क्या होता है? हाउ डू वी डिफाइन द टर्म मैचिंग कॉन्सेप्ट? क्या मैं लाइबिलिटीज को एसेट से मिलाऊंगी या फिर मैं अपनी बैलेंस शीट में ये बोलूंगी कि एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड, दिस इज लाइबिलिटी साइड एंड दिस इज एसेट साइड, ये दोनों मैच कर रहे हैं तो ये मैचिंग प्रिंसिपल है. क्या होता है मैचिंग प्रिंसिपल? अभिजीत, अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस के इक्वल होगा तो फिर तो एक प्रॉब्लम है, फिर तो मेरे पास नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन ही बनी रहेगी. सारा मनी ट्रांसफर ट्रांजैक्शन के टाइम नहीं होता. आई थिंक दिस इज स्टिल नॉट गोइंग वेयर इट शुड गो. इलैबोरेट इट अ लिटिल मोर सलोनी. अनुज ने वहां पर बहुत प्यारी डेफिनेशन, दैट इज जिस साल का एक्सपेंस उसी साल की इनकम. अच्छा एक बात बताइए, अगर हम एक ईयर की बात कर रहे हैं, वाई मैचिंग कॉन्सेप्ट? दिस वाज द पॉइंट, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई थिंक अगर ये आंसर नहीं होता तो मोस्टली का आंसर गलत आना था और उसके पीछे एक रीजन है. अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो ओके एक क्वेश्चन लेते हैं. एनपीओ क्या था? एनपीओ के अंदर हम बोलते थे प्रीपेड सब्सक्रिप्शंस. प्री रिसीव्ड होती है ना, वो हमें टाइम से पहले मिल जाती है, तो वो प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन हो गई. फिर क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गई. पता है ये सब चीजें किस चीज पर बेस्ड है? क्योंकि हम एक अकाउंटिंग ईयर मान के चलते हैं जो शुरू होता है 1 अप्रैल से, जो खत्म होता है 31 मार्च को. हम उस पर्टिकुलर ईयर का ही 1 अप्रैल 30 से लेकर 31 मार्च तक का ही एक्सपेंस नोट करेंगे, क्योंकि जो हमने इनकम इस समय में कमाई होगी वो हमने इसी साल के खर्चे किए होंगे, तब हमें वो मिली है. इसीलिए जो भी खर्चा आपने इस साल के अंदर किया है, चाहे पिछले साल में किया होगा लेकिन इस साल के लिए किया है, यू विल बी नोटिंग इट डाउन इन दिस पर्टिकुलर ईयर. सो व्हेन वी डिफाइन दिस पर्टिकुलर पोर्शन, दैट इज in this case all the expenses and all the incomes relating to that particular accounting period are noted. तो accrual principle भी आपका क्या कहता है? जब मैं आपसे बोलूंगी हमारी सब्सक्रिप्शंस ड्यू है, आई नहीं है, तो कौन सी वाली? वो सब्सक्रिप्शन ड्यू होगी जो आपकी रिलेट करेगी सिर्फ और सिर्फ उस साल के लिए जिसकी आप बात कर रहे हैं. सो अगेन वहां पर मैचिंग प्रिंसिपल है वो रीजन जिसके कारण हमें इन चीजों को देखा जाता है. ठीक है? Provisions are created against various assets in case we have some I can say some anticipated losses that might be coming up in future. जिस साल का पैसा उसी साल नोट करो. yes, उस साल के लिए. देखिए बिजनेस का एक ना बहुत रॉ बात बोली जाती है, दैट इज पैसा पैसे को बुलाता है. मतलब आपको पहले पैसा खर्चा करना पड़ेगा ताकि आप इनकम अर्न कर सको. मतलब अगर मैं एक शॉप खोलूं तो पहले मुझे उस शॉप में सामान रखना पड़ेगा, जब मैं सामान रखूंगी तो आप खरीदेंगे. तो जब मैंने इस साल वो सामान रखा है आपके इस साल के अपनी इनकम अर्न करने के लिए, तो इस साल का खर्चा इस साल की इनकम को देखेगा कि मैंने इतना पैसा लगाया तो इतना पैसा कमाऊं. इसीलिए वहां पर उसकी बात आती है. रिजर्व्स, देखिए रिजर्व्स ना, दिस आर सम एंटिसिपेटेड अमाउंट्स. मतलब हो सकता है फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़े, अलग करके रख लो. जबकि प्रोविजन होता है, ये रही एक सामने दिख रही है एक एंटिसिपेटेड लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी जो आपको कहीं ना कहीं मुसीबत में डाल सकती है. तो देन जब हम एक सर्टन लाइबिलिटी के लिए एक आई वुड से इट्स बेसिकली अ स्पेसिफिक अमाउंट, नॉट इवन अ वेग थिंग. वो कहते हैं वेग भी नहीं, एक ना सर्टन अमाउंट उनको सर्टेनिटी होती है कि ये वाला ही चीज़ तो हमें फ्यूचर में फेस करनी ही पड़ेगी. तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट जब अलग रख के चलते हैं, दैट इज वेयर दे डिफाइन द टर्म प्रोविजंस. जबकि रिजर्व्स में ऐसा नहीं होता, हम बस सेविंग कर रहे हैं. तो आप कह सकते हो वो जो रिजर्व्स वाला होता है, जनरल और स्पेसिफिक रिजर्व्स, दिस इज समथिंग विच वी कीप.
while provision is for a fixed liability which is definitely going to occur in future. Certainty बहुत ज़्यादा होती है उसकी. Okay, I am getting the answer as C. बीच में B भी आया. You can say that. अगर हमारे पास पैसा होता है तो हम रिजर्व बनाते हैं, बट प्रोविजंस के केस में ना हमें अलग करना पड़ता है. बट ना प्रॉब्लम एक और भी है. व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोविजन फॉर टैक्स, जब लॉस होता है तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं बनाते, बिकॉज टैक्स बनता ही नहीं है. जिस साल में आपका लॉस होता है उस साल प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं बनता. टैक्स किस पर दोगे? लॉस तो हो गया. तो जब प्रॉफिट होता है सिर्फ और सिर्फ तब आपका प्रोविजन फॉर टैक्स बनता है. बट वेगली आप इस चीज़ को सही बोल सकते हैं. ओके, नाउ net sales is 1 lakh, gross profit is 33.33% on cost. हमें क्या निकालना है? करेक्ट. कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? एक बड़ा छोटी सी ट्रिक सिखाती हूँ. ये चीज़ क्या है? दिस इज 1/3 ऑफ कॉस्ट. जब आप कॉस्ट से सेल्स की तरफ जा रहे होते हो, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दो. नाउ दिस बिकम्स 1/4 ऑफ सेल्स. सेल्स कितनी थी? 1 लाख. तो प्रॉफिट के जीपी कितना हो गया? 1 लाख का 1/4, 25,000 रुपए तो जीपी हो गई. अगर 25,000 जीपी है तो कॉग्स कितनी हो गई? 75. नाउ आई हैव यूज्ड ओरली, मैंने 2 फॉर्मूलाज इस्तेमाल किए. दैट इज आपका दिस इज ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ये जीपी है, जीपी ऑन कॉस्ट, फिर मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया जीपी ऑन सेल्स के अंदर, और उसके बाद मैंने अप्लाई किया एक छोटा सा फॉर्मूला, दैट इज GP is equal to sales minus COGS. That's it. छोटा सा फॉर्मूला, ज़्यादा अच्छा स्कोर. ठीक है? ओके, चलिए आगे चलें. और क्या है हमारे पास? दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट अदरवाइज इट विल बी योर केस कि आपको कहाँ से वो ईजी लगता है. अदरवाइज जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई वो ज़्यादा ईजी है. Okay, coming on to the next question. The accounts which have their existence even after the close of the accounting year is known as. There are, okay, unexpired expenses are those expenses which have been incurred this year that belongs to the next year. So while the expired would be the ones which have been incurred this year and belongs to this particular year only. कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनकी अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, अकाउंट ऐसा कौन सा है जो तब भी जिंदा रहता है, which lives even after that. एक हिंट दूं, लेजर जब बना रहे होते हो ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसमें आप कैरेट डाउन लगाते हो इनमें से? अकाउंटेंसी में देयर इज नथिंग कॉल्ड परमानेंट अकाउंट्स. ऐसी कोई टर्म नहीं यूज़ करते हम. रेवेन्यू अकाउंट्स हम यूज़ करते हैं हमारे इनकम्स के लिए, बट इनकम तो इस साल की हुई जो इस साल के एक्सपेंसेस के साथ नोट होगी और पीएनएल के अंदर डलेगी और पीएनएल से ही खत्म हो जाएगी. मतलब इन अकाउंट्स को हम कहीं कैरी फॉरवर्ड नहीं करते. हम किन्हें कैरी फॉरवर्ड करते हैं? हम सिर्फ एक तरह के अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं. वो कौन सा है? ये स्क्रीन अगर लास्ट ईयर बाय की गई थी और इसकी आज वैल्यू मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ है, तो क्या होगा? 31 मार्च को इसको बुक्स में नोट किया गया होगा कि ये स्क्रीन इतने की थी, उस पर डेप्रिसिएशन लग चुकी होगी. और इस साल हमने क्या किया होगा? जैसे ही 1 अप्रैल आया हमने इसकी वैल्यू 1 लाख फिर से नोट की होगी. दिस इज अ रियल अकाउंट. हर रियल अकाउंट को हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज रियल अकाउंट. अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. ठीक है, रियल अकाउंट आता है यहां पर. एसेट्स जो होते हैं वो यहां पर कंटिन्यू होते हैं. Another question. The portion of the accounts receivable which proves to be uncollectible is termed as. उदय वहां पर बात आ जाएगी, आप इतनी लेट स्टार्ट कर रहे हो तो what can you do about it? अगर आप कहीं ना कहीं इससे पहले अपना बेस बना चुके थे एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो आपके पास फिर एक रेलिवेंट टाइम है. यू हैव द टाइम, यू स्टिल हैव अ स्ट्रैटेजी विद यू, तो आप कम टाइम में भी चीज़ें कर सकते हो. बट बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना डेफिनेटली वो एक चैलेंज हो जाएगा. बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स,
provision for bad debts, or all of the above? You can write down provision for bad and doubtful debts. ठीक है, हम जो प्रोविजन बनाते हैं कुछ जगहों पर इसे बैड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स पे लिखते हैं. I'll be definitely helping you out in terms of 30-day strategy for the UPSC EPFO. क्योंकि अब आखिरी के 30 days रह गए हैं. I am still not considering those 9 days of May, क्योंकि वो तो आपका सारा अपनी टेस्टिंग पर जाना चाहिए कि क्या आप वो 120 क्वेश्चंस जो भी पिछली बार हमारे 120 क्वेश्चंस ही थे, सो अगर हम उसी के हिसाब से चलें तो क्या आप उस समय को उस टाइम पीरियड के अंदर फिनिश कर पाओगे या नहीं? Yes, definitely. I think I'll be more excited about the marathon rather than any of you. क्योंकि मुझे personally बहुत मजा आएगा. Because when I started this journey, I thought maybe it would end in the last year only, but वो COVID आया and the journey continued. So that is what I can say कि अगर marathon session होता है तो आप सदा खुशी मुझे होगी. So we'll be bringing one soon. Till date तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. चलो गाइज जल्दी से. अच्छा मेरे पास यहाँ पर डी भी बहुत लोगों ने आंसर दिया. बेटा एक बात बताओ, द क्वेश्चन सेज द पोर्शन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल व्हिच प्रूव्स टू बी अनकलेक्टेबल. मतलब हमें पता ही नहीं है कि वो पैसा हम रिसीव भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. ओके, थैंक यू सो मच. आई कैन राइट नाउ सी द नंबर ऑफ 100 स्टूडेंट्स बीइंग लाइव. ओके गाइज चलो. डाउटफुल डेट्स को मैं क्यों काउंट करूं? जब मैं बात कर रही हूं ये वो लोग हैं जो कि इस समय ये लोग पैसे दे ही नहीं रहे. अनकलेक्टेबल का मतलब होता है दीज पीपल विल नॉट पे इवन अ सिंगल पेनी. इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, दे माइट बी पेइंग, जैसे दे विल बी पेइंग 20 पैसे इन रुपी, नॉट मोर देन दैट, 30 पैसे इन रुपी. तो मतलब अगर हम बात करते हैं 20% की, रेस्ट 80% तो हमारा डूब गया ना पैसा. जब पूरा का पूरा पैसा डूब गया, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स. डाउटफुल डेट्स कौन से होते हैं? डाउटफुल डेट्स के वहां पर होते हैं जो पैसा हो सकता है शायद ना आए. एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज बेसिकली जब हम एंटिसिपेट करके चलते हैं. एंड लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव. इनमें से नहीं आएगा. इसका करेक्ट आंसर इज ओनली एंड ओनली बैड डेट्स. ओके, दैट्स अ बिग टर्म दैट वी यूज. क्या होता है बैड डेट्स? बैड डेट्स के टर्म में हम बोल देते हैं जो पैसा हमें रिसीव नहीं होगा. टेस्ट सीरीज हैज ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड अनमोल. यू कैन फाइंड इट ऑन आवर वेबसाइट. उदय देन यू कैन स्टिल वर्क अपॉन इट, क्योंकि अगर 2 ही वीक हैं तो यू स्टिल हैव गुड इनफ टाइम कि जिसमें प्रिपेयर कर पाओ. ओके, दिस इज वेयर आई बिड गुड बाय. आई विल बी मीटिंग यू सून with new questions, more topics to cover, and thank you so much for the love and affection that we have received. Goodbye everyone. Take care.